हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट बुक। बिहार में जो आप लोग का लेखपाल यानी कि जो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन में आप लोग को करा रही थी। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जर्नल क्या होता है, जर्नल तक हमने समझ लिया था। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके लेजर और कैश बुक से रिलेटेड, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही टैक्सेशन की क्लासेस अलग से साथ में ही वो भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खाता बही को डैश की पुस्तक कहा जाता है। अ लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ डैश। प्राइमरी एंट्री, फाइनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, नन ऑफ द अबव। तो जो लेजर होता है, खाता बही होती है, वो किस तरह की बुक होती है? तो मैंने बताया ही था आपको, जो प्राइमरी होती है वो कौन सी होती है? जर्नल हो जाता है। और जो फाइनल एंट्री की बुक होती है वो हो जाती है हमारी लेजर। और बुक कीपिंग का काम भी आपका यहीं तक रहता है, लेजर बनाने तक। उसके आगे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे खाता बही तैयार किया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड? ट्रांजैक्शन, जर्नल, इवेंट्स, नन ऑफ द अबव। जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, और जर्नल से हम जो अपनी लेजर है या जो अकाउंट सब बना रहे होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर यही चीज जर्नल के लिए पूछी जाती है तो वहां पर हमारा आंसर क्या होता? ट्रांजैक्शन होता, कि लेन देन जो हमने किए होते हैं उससे हम जर्नल बनाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जर्नल से वस्तुओं को उनके संबंधित खाता बही खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री, अर्थमेटिक, बैलेंसिंग, पोस्टिंग। तो जब जर्नल जो हमने बनाया है उससे जो हम लेजर बना रहे होते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है या जो ट्रांसफर हम कर रहे होते हैं चीजों को, उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी खतौनी यानी कि पोस्टिंग। जर्नल में वो प्रोसेस क्या आती है? होती है जर्नलाइजिंग। यहाँ पर जो प्रोसेस होती है कहलाती है पोस्टिंग। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व लेजर कॉलम जो प्रविष्टि को जर्नल से जोड़ता है कहलाता है। द लेजर कॉलम दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल इज कॉल्ड एज जेएफ कॉलम, एलएफ कॉलम, क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम। तो जर्नल में हम क्या बनाते हैं? जर्नल में हम लेजर फोलियो बनाते हैं, और जो लेजर होता है उसमें हम क्या बनाते हैं? जर्नल फोलियो बनाते हैं। तो जो लेजर कॉलम, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे लेजर से रिलेटेड पूछ रहा है, जो लेजर कॉलम होगा जर्नल से रिलेट करता है वो आपका जेएफ कॉलम कहलाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जेएफ कॉलम है, एलएफ कॉलम है। लेजर में जो हम कॉलम बनाते हैं वो जेएफ कॉलम बनाते हैं, तो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट्स दैट हैव क्रेडिट बैलेंस आर क्लोज्ड बाय यूजिंग द स्टेटमेंट। जिन खातों में जमा शेष है उन्हें किस स्टेटमेंट का उपयोग करके बंद कर दिया जाता है? यानी कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, क्योंकि आपने अकाउंट्स में देखा होगा कि हमारे यहाँ तो डेबिट शेष आता है या तो क्रेडिट शेष आता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं से जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अपना बैलेंस सीडी आप लोग करते नहीं है लास्ट में अकाउंट क्लियर बनाने के लिए, नीचे टोटल इक्वल करने के लिए हम सीडी कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हम बनाते हैं उसमें ही वो लेकर के आ जाते हैं, उसको बैलेंस बीडी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? तो टू बैलेंस सीडी हो जाता है, कैरिड फॉरवर्ड। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, यहाँ पर अब बाई और टू में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट साइड आपका बड़ा है, तो बैलेंस किसमें आपका निकल करके आएगा? बैलेंस जाएगा आपका जो डेबिट साइड होगा उसमें, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू बैलेंस सीडी होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाएंगे तो अगर आपने बाई बैलेंस सीडी कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए छुपी होती है। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाते में डेबिट शेष कब स्थापित होता है? एन अकाउंट इज हैविंग डेबिट बैलेंस इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन। यानी कि जो हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें डेबिट बैलेंस कब बनता है? द लास्ट एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वाज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड, द अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट, देयर आर मोर एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड दैट ऑन द क्रेडिट साइड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अकाउंट आपने बनाया है उसमें डेबिट साइड कब बनता है, उसमें डेबिट बैलेंस कब बनता है, यानी कि डेबिट शेष कब होता है? डेबिट शेष कब होगा? जब आपका डेबिट बड़ा होगा, क्रेडिट छोटा होगा। तो क्या इसका आंसर होगा करेक्ट? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी जिसमें हम अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे।
क्या एरर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द लेजर इज, खाता बही का कार्य है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये आपके अलग अलग जो एग्जाम्स हैं, जो अकाउंटेंट के हैं या पीजीटी टीजीटी का है, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है कि जो लेजर होता है उसका क्या कार्य होता है। मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया उसमें मैंने आपको क्लियरली इसके बारे में बताया था कि क्या होता है। मेन काम जो लेजर होता है वो क्लासिफाइड करता है, वर्गीकरण करता है, अलग अलग खातों को अलग अलग उसमें दिखाता है। तो यानी कि हर जितने भी ट्रांजेक्शन किए होते हैं, उसके जितने भी साइड होते हैं, पहलू होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग खाता खोलते हैं, अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ परचेज ही किया है, मोहन से किया है, राम से किया है, श्याम से किया है, तो मोहन, राम, श्याम तीनों के अकाउंट आपके अलग अलग खुलेंगे। तो आपको क्या कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है। और इसके अलावा भी आप दूसरा तरीका भी समझ सकते हैं क्लासीफाइड करने का। रियल अकाउंट्स को अलग करता है, नॉमिनल को अलग करेगा, पर्सनल अकाउंट को अलग कर देंगे। तो यह क्या करता है, वर्गीकृत करता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। रिकॉर्डिंग किसमें होती है, रिकॉर्डिंग आपकी जर्नल में होती है। और संक्षिप्तीकरण किसमें होता है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका। तो समराइजेशन किसमें हम करते हैं, तो एक आंसर बताइए इसका मुझे आप लोग कि संक्षिप्तीकरण जो समराइज करते हैं वो हम किस चीज में करते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाता बही का क्रेडिट शेष है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर इज अ रेवेन्यू और एन एसेट, अ रेवेन्यू और ए लायबिलिटी, एन एक्सपेंसेस और एन एसेट, एन एक्सपेंसेस और ए लायबिलिटी। यानी कि जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, लेजर अपने बनाते हैं, तो उसमें क्रेडिट बैलेंस जो दिखाता है वो कौन से अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रेडिट बैलेंस आता है। यानी कि क्रेडिट साइड आपका बड़ा रहता है और डेबिट छोटा होता है। वो आपके हो जाते हैं रेवेन्यू या फिर जो लायबिलिटी होती है, जो आय हुई है या फिर जो हमारे दायित्व बने हैं, वहां पर हमारा मोस्टली क्रेडिट बैलेंस रहता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। All entries except cash transactions can be recorded through journal. Ledger is a part of subsidiary book. Purchase book records all the purchases whether cash or credit. Bank column of cash book always has debit balance. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। इससे आपके बहुत से डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत से क्वेश्चंस के इसमें कई एक एमसीक्यूज के आंसर भी छुपे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नगद लेन देन को छोड़कर सभी प्रविष्टियां जर्नल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। खाता बही सहायक पुस्तक का एक हिस्सा है, क्या ये करेक्ट है, नहीं है, क्योंकि आपकी जो लेजर होता है वो सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता, लेजर अलग होता है। हम जर्नल जो बनाते हैं और जर्नल की जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं तो उसमें आ जाती है हमारी परचेज बुक आती है, परचेज रिटर्न है या सेल्स बुक है, सेल्स रिटर्न है, बीआर बुक है, या जो आपकी बिल्स पेबल बुक होती है, ये सारी बुक्स आती हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, इसका एक पूरा फॉर्मेट दिया था जिसमें सारी बुक को अलग अलग डिफाइन करके समझाया था। तो खाता बही जो थी वो एक सहायक बुक नहीं है। जो आपकी परचेज बुक होती है उसमें जितना भी हमने क्रय किया हो, जो भी परचेज किया हो, चाहे वो नगद में हो, कैश में हो या फिर उधार में किया हो, उसको हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो परचेज बुक होती है उसमें सिर्फ हम क्या दिखाते हैं, जितना भी हमने परचेज क्रेडिट पर किया होता है, उधार जो हमने क्रय किया होता है, सिर्फ हम उसको दिखाते हैं। और जो हमने कैश में किया होगा उसे हम कहाँ दिखाएंगे, कैश बुक में दिखाएंगे या तो फिर कैश अकाउंट होगा वहां पर हम दिखाएंगे। जितना भी हमने उधार में किया होगा वही उसको ही हम इसमें दिखाएंगे। तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, कि जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक का उसमें हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि जो कैश बुक होती है उसमें जो हम बनाते हैं तो वहां पर मोस्टली हमेशा ही आपका डेबिट बैलेंस ही रहता है, डेबिट शेष ही रहता है। लेकिन जब उसी का हम दो खानों वाली बनाते हैं, 2 कॉलम्स की या 3 कॉलम्स की जब हम कैश बुक बनाते हैं, जिसमें कि हमारा जो बैंक का कॉलम भी बनता है, तो वहां पर जरूरी नहीं होता है कि आपका हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहे, वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसलिए वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। अगर कैश बुक के बारे में सिर्फ ये बात कही होती, जो आपका कैश का कॉलम रहता है, तो वहां पर ये पॉइंट आपका करेक्ट होता। लेकिन बैंक कॉलम के बारे में कह रहा है कि ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। सही क्या होगा, जो आपका फर्स्ट पॉइंट दे रखा था, ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट कैश ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल, कि जितने भी एंट्रीज होती हैं कैश ट्रांजेक्शन को छोड़कर उसको हम जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक लेखा अवधि के अंत में बंद कर दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड? नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस शीट, रियल अकाउंट, नन ऑफ देम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि कौन सा ऐसा अकाउंट है जो आपके अकाउंटिंग पीरियड होता है, लेखा अवधि होती है कि उसके अंत में उसे हम बंद कर देते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, उसका शेष जो होता है, उसका जो बैलेंस निकल करके हमारा आता है, तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होता है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको हम बंद कर देते हैं। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स को बंद कर देते हैं और उसके शेष को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल करके आ जाता है। तो लेखावधि के अंत में जो क्लोज कर दिया जाता है वो हो जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट तो हमारी दिखाती ही है कि क्या शेष है हमारा, क्या हमारे बैलेंस है सारे अकाउंट्स के। और जो रियल अकाउंट्स होते हैं तो उसका जो शेष होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसको हम क्लोज करके उसके जो हमारा निकल करके आया होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तल पर तैयार करने के आधार के रूप में जाना जाता है? Which of the following is known as the base of preparing trial balance? जो हम लेजर बनाते हैं उसको हम जर्नल के बेस पे बनाते हैं और जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसे हम लेजर के बेस पे बनाते हैं। लेजर में जो अकाउंट्स हमने रखे होते हैं उससे जो बैलेंस निकल के आता है उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंट्स हमने रखे थे या जो हमने इंट्रीज करी हैं, जो पोस्टिंग्स करी हैं, वो सब पूरी तरह से सही है। क्योंकि अगर दोनों साइड इक्वल आ रहे होंगे यानी कि अभी तक आपने जितना भी काम किया था बुक कीपिंग का वो काफी हद तक करेक्ट है। बाकी एक्सेप्शंस तो आपके वो अशुद्धियां हैं, एरर्स रहती हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो अलग रहती हैं। मेन ये माना जाता है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ गए हैं तो ये मान लिया जाता है कि हाँ पूरी तरह से आपके जो अकाउंट्स है वो एक्यूरेट हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का शेष दिखाया जाता है। द बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, करेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो लिया था तो उसमें समझाया ही था कि जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसके शेष जो उसका बैलेंस होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो आपके व्यक्तिगत और वास्तविक खाते होते हैं उसका जो शेष होता है, उसका जो बैलेंस होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? वो हमारा जाता है बैलेंस शीट में। जो हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं वर्ष के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, वहां पर हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि एट द एंड या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तरह का है, कितना आपके पास एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बैंक खाते का क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है तो ये दर्शाता है if credit side of a bank account is greater than the debit side, it indicates which of the following? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, करंट एसेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैंक अकाउंट होता है, तो आपको याद होगा जो कैश बुक हम बनाते हैं उसमें आपका बैंक का भी कॉलम रहता है, एक जो 2 कॉलम वाली होती है हमारी या 3 कॉलम वाली होती है, उसमें बैंक का भी एक हमारा रहता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर आपका क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक है, यहाँ पर देखिए अपोजिट हो गया। हमने ये पढ़ा था कि डेबिट साइड बड़ा होता है, क्रेडिट साइड छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्रेडिट पक्ष जो है वो डेबिट पक्ष से अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी पेमेंट ज्यादा है और हमने जो रिसीव हुआ है वो कम हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट बनता है हमारा, बैंक अधिविकर्ष बनता है। तभी तो आपने ज्यादा एक्सपेंस कर लिया, तभी तो आप ज्यादा व्यय कर पाए, तभी आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया था। क्योंकि आपके पास अगर इनकम कम हुई है, मिला आपको रिसीविंग कम हुई है, तो ज्यादा एक्सपेंस आपने कैसे कर लिए? हो ही नहीं पाएंगे। तभी तो हो पाएंगे ना जब आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया होगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, जब आपको अपना जो अकाउंट होगा बैंक में आपका, उसमें से जितनी भी राशि आपकी जमा है, जितना अमाउंट आपके बैंक में डिपॉजिट है, उससे ज्यादा अमाउंट निकालने के लिए बैंक आपको परमिशन देता है और आप उस अमाउंट को निकालते हैं, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ऐसा सारे अकाउंट होल्डर्स को नहीं मिलती है ये सुविधा, ये फैसिलिटी। जो आपके करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि वो काफी बड़े लेवल पर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं मोस्टली उन्हीं लोग का करंट अकाउंट होता ही है, तो उन लोगों को ये फैसिलिटी दी जाती है और इस पर बैंक जो होता है इंटरेस्ट लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैश बुक निम्नलिखित उद्देश्य पूरा करती है। अ कैश बुक सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। इट वर्क्स एज अ लेजर अकाउंट, इट वर्क्स एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट, इट वर्क्स एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या पर्पस पूरा करती है, तो मैंने आपको बताया था जो कैश बुक होती है वो जर्नल भी होती है और लेजर भी मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जर्नल नहीं बोला है, क्या बोला, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, जर्नल होती है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर कहीं पर कुछ भी मिस हुआ तो वहीं से आपका गलत हो जाएगा। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी हो जाती है, जर्नल होती है। तो यहाँ पर आपका जो बी पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही का क्रेडिट पक्ष डैश है। द क्रेडिट साइड ऑफ ए कैश बुक इज डैश, द लॉस साइड, द रिसीप्ट साइड, द प्रॉफिट साइड, द पेमेंट साइड। जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका क्रेडिट साइड क्या होता है, तो डेबिट साइड होती है रिसीविंग और क्रेडिट साइड हो जाता है पेमेंट। क्या हो जाएगा, भुगतान पक्ष होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। समायोजन में अंतिम स्टॉक को इसमें दिखाया गया है। द क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर दिखाया जाता है। व्यापारी खाते में, लाभानी खाते में, तुलन पत्र जो तलपट होता है या फिर इसको परीक्षा सूची भी बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहते हैं, वहां पर, या फिर ए और सी दोनों में, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और बैलेंस शीट है दोनों में दिखाया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि तलपट में दिखाया है नहीं दिखाया है कुछ भी, तो हम नॉर्मल उसको मान के चलेंगे। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें भी दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट cost price, market price, cost price or market price whichever is higher, cost price or market price whichever is lower। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, अंतिम रहतिया होता है, उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो किस मूल्य पर किया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो प्राइस होते हैं तो बहुत तरह के रहते हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एवरेज प्राइस होता है, तो कई तरह के प्राइसेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक की जो बात आती है, तो जो कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर वैल्यूएशन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आमतौर पर पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम्स में। इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होती है उस पर दिखाया जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000 है, अंतिम स्टॉक 6,000 है, वर्ष के दौरान कुल क्रय 30,000 है। ये देखते हुए कि प्रारंभिक स्टॉक में अनजाने में 1500 के डाक टिकट शामिल हैं, बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। गिवन दैट ओपनिंग स्टॉक inadvertently includes postage stamps of ₹1,500, find the cost of goods sold। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी करके आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है साथ में कि जो प्रारंभिक स्टॉक आपका 15,000 था, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग जो स्टॉक था वो 6,000 का था। आपने जो परचेज किया वो 30,000 का किया है, लेकिन जो प्रारंभिक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आपकी गलती से अनजाने में 1,500 रुपए के डाक टिकट जो थे वो शामिल कर लिए गए हैं। तो उसका एडजस्टमेंट करके आप जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको पता ही होगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है या जो हम बनाते हैं तो मेनली क्या क्या किया जाता है, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग को घटा दिया जाता है। हमें मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाल आती है कि कितना हमने मटेरियल यूज किया है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट शीट से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 1,500 रुपए के जो डाक टिकट है वो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो निकालने के लिए कैसे निकलेगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है और परचेजेस है उसको ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 45,000 का, और उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो साथ में हमारे डाक टिकट की यानी कि पोस्टेड स्टैम्प्स की वैल्यू दे रखी है, दोनों को लेस कर देंगे। कितना लेस होगा हमारा अमाउंट, लेस हो जाएगा 7,500।
45,000 में से 7,500 लेस होगा तो कितना आ जाएगा? 37,500, 37,500। 37,500 क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माल लागत पर 25% लाभ पर 2,000 रुपए में बेचा जाता है तो बेचे गए माल की लागत ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 1,600, 1,500, 1,000, 1,800। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से दे रखे होते हैं, या तो आपका सेल पर प्रॉफिट दे रखा होता है, आपको कॉस्ट बता दी जाती है, या तो फिर आपका कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा होता है और सेल बता दी जाती है, और आपको या तो प्रॉफिट निकालने को पूछता है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को पूछता है। यहाँ पर आपको क्या किया है कि प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया है और सेलिंग प्राइस बता दिया गया है कि 2,000 का था। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो 100 है, क्योंकि प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, कॉस्ट को हम 100 मान लेंगे तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही तो सेल निकल के आती है। कॉस्ट हमने 100 मान ली, 25 रुपए या 25% हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 125 रुपए क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। तो ये जो 2,000 अमाउंट दे रखा है वो 125% ही तो हुआ। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपकी 2,000 जो 2,000 है अपॉन 125 इंटू 100 कर देंगे। अब जो निकल के कितना आएगा हमारा? सॉल्व कर लीजिएगा इससे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1,600 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। इस तरह के इसलिए इंक्लूड किया है मैंने कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन चक्र के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है? अब यहाँ पर हमें ये चीज बतानी है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं। तो अगर हमें अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें पता होगा कि एंट्रीज जो होगी वो कहाँ पर की जाएंगी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेजर, फिर जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज। तो सबसे पहले ये चलिए कि सीक्वेंस में क्या बनता है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होता है, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि वो आपका फाइनेंशियल है या नहीं है, मौद्रिक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल है तो अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल। तो फर्स्ट वाला ए पॉइंट तो आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले लेजर बना दिया है, लेजर बनता नहीं है, पहले जर्नल बनता है। उसके बाद बनता है फिर लेजर, तो बी और सी साथ में रहेंगे। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, फिर आता है एडजस्टमेंट एंट्री। पहले आप तलपट बनाते हैं, फिर तलपट में जो अब जो नहीं किए होते हैं उसको किया जाता है। उसके बाद हम फाइनेंस जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं उनको तैयार करते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित व्यय है, अक्रूड एक्सपेंसेस आर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं वहाँ पर आउटस्टैंडिंग और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। उसी में से एक हो जाता है अक्रूड एक्सपेंस भी होते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस आपने कर तो दिए होते हैं लेकिन कैश में आपने चुकाए नहीं होते हैं, पेमेंट नहीं किया होता है, जो आपने अंतिम खाते बनाए हैं, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तब तक, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उपार्जित व्यय जो होते हैं वो एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, एक तरह का दायित्व होते हैं। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और अगर उपार्जित आय के बारे में पूछा जाएगा तो उपार्जित आय जो होती है वो हो जाती है एक तरह की एसेट, तो बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड में दिखाते हैं और अक्रूड एक्सपेंसेस को दिखाते हैं हम लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारा दायित्व होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखांकन अवधि के अंत में अनर्जित किराए खाते में शेष राशि दर्शाती है। The balance in an unearned rent account at the end of an accounting period represents an asset, a liability, an expense, a contingent liability। ये सारी चीजें जो होती हैं ये एडजस्टमेंट एंट्रीज से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में या फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और उन सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद ही अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट तक पहुंचा जा सके। प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हो सकता है, उस तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेखांकन अवधि के अंत में जो आपका अनअर्जित किराया है उसमें अगर कुछ बैलेंस दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाता है एक तरह का आपका लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने पर होने वाली कमी को कहा जाता है द लॉस दैट अकर्स व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज पुट इनटू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, लॉस, रिप्लेसमेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, जो ह्रास होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। किस मेथड से लगाया जा रहा है, चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया है, किस वैल्यू पर किया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर नहीं दिखाया गया होता है तो लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्रीज में वहां पर उसको एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज में यहाँ पर डिप्रिसिएशन का भी ध्यान दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे किसी एसेट को हम यूज करते हैं, उसमें जो कमी आती है प्रयोग करने पर, गिरावट हो जाने पर जो कमी उसमें आती है वो क्या कहलाती है, वो ह्रास हो जाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार। तो कौन से ऐसे एसेट है जिस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, लेकिन आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि किस एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ह्रास की राशि को संपत्ति खाते में किस पक्ष में दिखाया जाता है। On which side of the asset account is the amount of depreciation shown? Debit, credit, not shown, none of these. यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है और एसेट अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है उसमें जो एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसके किस साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है, एसेट अकाउंट पूछा है, ध्यान में रखिएगा। तो जब हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं, क्योंकि एसेट अकाउंट से जो बाकी निकल के आती है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसे ही हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं एसेट साइड में। तो जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम किस साइड में दिखाएंगे, उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। जो हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां पर कहाँ दिखाएंगे, वहां पर हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था संपत्ति खाता कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसको जो एंट्री की जाती है इसके बारे में, इससे रिलेटेड, तो वो हो जाती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।